Page 76 और अब थ्री लेगेसीज ऑफ एल्कोहलिक्स एनोनिमस में फर्स्ट लेगेसी के पार्ट पे है रिकवरी, और इसके हम अंतिम चरण पे हैं। मैं कोशिश करूंगा कि आज ये वाला चरण जो है वो मैं समाप्ति की ओर ले जाऊं। करीबन एक पेज बचा है और हमने देखा कि 1937 आ गई है और बिल डब्ल्यू और डॉक्टर बॉब सोबर है। बिल डब्ल्यू अपने काम के सिलसिले में भ्रमण कर रहे थे और वो भ्रमण करते करते डॉक्टर बॉब के पास पहुंचे एक्रोन में, और वहां उन्होंने एक गणना करी, एक आंकड़ा लगाया कि अब तक एल्कोहलिक्स एनोनिमस की सफलता संख्याओं में कहां तक पहुंची है। तो उनको इस बात का एहसास हुआ कि 40 से ऊपर एल्कोहलिक्स जो थे वो सोबर हो चुके थे। उसमें से कई ऐसे थे जो बिल्कुल बर्बादी की तरफ थे, those who lost nearly all, लेकिन वो भी अब वास्तविक दुनिया में वापस आ गए थे, यूजफुल मेंबर्स ऑफ सोसाइटी थे, समाज में अपना एक दायित्व निभा रहे थे और सुधार के प्रक्रिया में अग्रसर थे। और ऐसे करके ये जो एक अभियान था ये फैलता था। अब आगे, एज वी केयरफुली रीचेक दिस स्कोर, कौन सा स्कोर मतलब कितने लोग से ऊपर, किस प्रकार से हुए, कहाँ हुए, it suddenly burst upon us, a new light was shining to the dark world of alcoholics. यानी कि एक उम्मीद की एक किरण जो थी वो उनको दिखाई दी, जो अभी तक बिल्कुल अंधेरा था एक शराबी की दुनिया में। शराबीपन के क्षेत्र में सुधार नहीं हो पा रहा था, शराबी मर रहे थे, आज भी मर रहे हैं, लेकिन एक आशा की किरण थी जिसकी वजह से कुछ चंद एल्कोहलिक सोबर हो रहे थे, और ये अभियान जो था वो उसका ज्यादा फैलने की क्षमता थी उसमें। और इसी का प्रमाण है कि हम लोग यहाँ बैठे हैं आज, डिस्पाइट द फैक्ट दैट एबी हैड स्लिप्ड। एबी थैचर जरूर स्लिप कर गया था। ऐसे करके कई निराशाजनक नतीजे भी निकल के आए थे। सभी लोग सोबर नहीं हो रहे थे, फेलियर्स भी थे, विफल भी हुए लोग, लेकिन a benign chain reaction, one alcoholic carrying the good news to the next, had started outward from Dr. Bob Head. लेकिन एक प्रक्रिया जो थी, बिनाइन चेन रिएक्शन, यानी कि बिनाइन मतलब जो चीज किसी भी तरह से किसी को क्षति नहीं पहुंचा रही थी, बिल्कुल हार्मलेस थी, कहीं टकराव की स्थिति नहीं आ रही थी, कहीं झगड़े फसाद नहीं हो रहे थे, चुपचाप से बिना किसी आक्रोश के, बिना किसी नुकसान के धीरे धीरे करके एक कड़ी बन रही थी। जब एक शराबी दूसरे शराबी से बात कर रहा था और उसका उपचार हो रहा था, उसका सुधार हो रहा था और वो सोबर रह रहा था, ये जो एक कड़ी थी ये शुरू हो गई थी, चेन रिएक्शन, और शुरू हुई थी डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू के मिलन के बाद और उनके मेहनत से। कंसीवेबली इट कुड वन डे सर्कल द होल वर्ल्ड। अब उसको उनकी बात का एहसास हो रहा था, तो कोई दूरदर्शिता थी। डॉक्टर बॉब और बिल दोनों की बात कर रहा मैं, उनकी दूरदर्शिता थी, उनका विजन, ये पूरे दुनिया में फैल सकता है। ये अभियान जरूरी नहीं है कि ये सीमित रहे एक्रोन और न्यूयॉर्क तक, फिलाडेल्फिया में, डिट्रॉइट में, शिकागो में ऑलरेडी फैल गया था, वहां लोग उन्होंने ग्रुप शुरू कर दिए थे। और उनकी दूरदर्शिता थी, ये जो अभियान है, ये जो फेलोशिप है, एल्कोहलिक्स एनोनिमस की जो मूवमेंट है, वो पूरे विश्व में फैल सकती। What's a tremendous thing that realization was. तो इस बात का एहसास हुआ, इस बात की उनको एक भनक लगी कि ऐसा हो सकता है, बहुत खूबसूरत एहसास था। At last we were sure there would be no more flying totally blind. We actually wept for joy, and Bob and Anne and I bowed our heads in silent thanks. तो एक आभार सा उमड़ के आया उन सब में कि ये चीज जो है वो आगे फैल सकती है। अब हम बिल्कुल अंधों की तरह नहीं घूम रहे थे, एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर मिल गया था एल्कोहलिक्स एनोनिमस को, एक राह जो थी वो प्रदान हो गई थी। हालांकि बहुत शुरुआती दिनों की बात सोसाइटीज की, लेकिन उनको एक दूरदर्शिता उनकी ये थी कि उनको एक रास्ता जो था दिखाई दे रहा था, एक
ऑप्टिमिज्म थी, यानी कि एक अच्छी फीलिंग थी, आगे जाके ये ध्यान और फैल सकता है। और जब इस बात का इनको एहसास हुआ तो तीनों बैठे थे जब डॉक्टर बॉब के घर पे, तो एक आभार जो है वो ऊपर के सामने। Then came a mighty sobering thought. This knowledge, this precious know-how, was still in the hands of too few of us. इसको फैलाना है, अगर इसका विस्तार होना है, तो ये सिर्फ चंद लोगों के पास था। एक्रोन, क्लीवलैंड, न्यूयॉर्क, some extent Philadelphia and Detroit and Chicago. That's it. Too few. बहुत चंद लोगों के पास ये मैसेज था, ये पैगाम था। चंद लोगों के पास ये सोल्यूशन जो था, so called to alcoholism, इसको हम बोलते हैं there is a solution, बहुत कम लोगों के पास था। नॉलेज ऑफ द डिजीज एंड द सोल्यूशन, और इसको आगे फैलाना तो क्या करना? क्या मस्ट एवरी अल्कोहलिक कम टू न्यूयॉर्क और एक्रोन इन ऑर्डर टू गेट वेल? यानी कि मेरे को अगर सोचो एक स्थिति कि भैया हाँ अल्कोहलिक्स एनोनिमस है, या जी आपको अगर सोबर होना है तो आप या तो एक्रोन जाओ, न्यूयॉर्क जाओ, वहां पे ये दो समूह है, ये लोगों को सोबर करते हैं। यहाँ पे आपका कुछ हो सकता है, अगर आपको अल्कोहल एनोनिमस के जरिए सोबर होता है कि आप चांस है, तो आप कहेंगे यहाँ आप एक्रोन जाओ या न्यूयॉर्क जाओ। तो या तो जा नहीं सकता था, कहीं शराब पीते पीते मर जाता। लेकिन आप जगह बोलो भाई मौजूद है। आज मैं फरीदाबाद में था, मेरे को फरीदाबाद में पता। फरीदाबाद से दिल्ली आया तो दिल्ली में सैकड़ों ग्रुप मिले। ऐसे कई लोग पूरे देश के नहीं विश्व के कोने कोनों में है जहाँ उनके पास एल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग है, एक जरिया है, एक कॉन्टैक्ट पॉइंट है, एक एड्रेस है जहाँ वो पहुंच सकते। यही चीज उनको पैदा करनी। यहाँ पे सिर्फ एक्रोन और न्यूयॉर्क तक सीमित, नो दैट वुड एवर, दैट वुड बी इम्पॉसिबल। अब संभव नहीं था यार, कोई हर आदमी एक्रोन या न्यूयॉर्क की है, संभव। हाउ देन कुड वी स्प्रेड आवर मैसेज? फिर कैसे, कौन सा रास्ता लेना है, इसका समाधान क्या है कि अल्कोहलिक्स एनोनिमस को फैलाया जाए? You fully be remembered that alcoholics, even when sober, are far from being grown up. एक अल्कोहलिक में अभी इमेच्योरिटी, सोबर हो गया, लेकिन क्या वो ग्रोन अप मेंटालिटी है, एक मेच्योरिटी है, एक जिम्मेदारी का एहसास है पूर्ण रूप से? All of us could still be terribly erratic characters. Erratic यानी कि कोई भरोसा नहीं कब कौन क्या कर बैठे। erratic है यानी कि स्थायी रूप से मेंटल जो है, एक मानसिक संतुलन नहीं आया, एक वो बड़े होने का एहसास नहीं है। Would the forces that everywhere divide society finally invade and smash us up as that invaded and destroyed the promising Washingtonian group movement among alcoholics a century before? अब हमको चाहिए थी परंपराएं, अब हमको चाहिए था एकता, अब हमको चाहिए थी एक स्थिरता। वो कैसे प्रकट? अब यहाँ पे वो मिसाल दे रहा है वॉशिंगटोनियन ग्रुप। वॉशिंगटोनियन ग्रुप मूवमेंट इससे 100 साल पहले शुरू हुआ। This is all that happening in the 20th century. Alcoholics Anonymous. In the 19th century, Washington Group मूवमेंट पैदा हुआ था, और इसके छह मुख्य फाउंडर हम बोल सकते थे। तस्वीरें यहाँ पे सुरेश ने दी है, इनके नामों में नहीं जाऊंगा मैं, इनके नाम मेरे पास हैं, but that's not important. ये जो 6 लोग थे, इन्होंने शुरू करी थी मूवमेंट, और ये वैसे ही फेलोशिप में थी जैसे आज एल्कोहलिक्स एनोनिमस। एक शराबी दूसरे शराबी से बात कर रहा था, अपना एक्सपीरियंस, अपना एहसास, अपना अनुभव, अपने तजुर्बे आपस में शेयर कर रहे थे, और एक दूसरे के साथ एक भाईचारे की स्थिति में आके एक दूसरे को सोबर रखे। लेकिन वो ये कह रहा है कि ये संस्था चली क्यों, कहाँ खो गई है, कहाँ बिखर गई? यहाँ पे इस टाइम पे अल्कोहलिक्स वर्ड जो था वो कॉइन नहीं हुआ था। ये लोग अपने आप को ड्रंकर्ड्स बोलते, वन ड्रंकर्ड टॉकिंग टू द अदर, ग्रुप ऑफ ड्रंकर्ड्स ऐसे बोलते। और इनका डाउनफॉल का कारण क्या था कि हमारी जो परंपरा कहती है कि आप प्राइमरी ऑब्जेक्टिव इज टू स्टे सोबर, हेल्प अदर अल्कोहलिक्स टू अचीव सोबरिटी, कि अपने प्राइमरी ऑब्जेक्टिव से पिछड़। हमारा एक और परंपरा कहती है वी हैव नो ओपिनियन ऑन आउटसाइड इश्यूज, या आउटसाइड इश्यूज नो रज। ये जो दो बेसिक गलतियां करी थी, सिर्फ शराबीपन तक सीमित नहीं रहे। टेम्परेंस मूवमेंट,
स्लेवरी, सिविल वॉर, रिलीजन, पॉलिटिक्स, हर चीज में घुस गए। और कई जगह पे ये अपने इच्छा से घुसे, कई जगह इनको जबरदस्ती घुसाया गया और ये घुसे। और इस तरह से ये तितर बितर हो गए, क्योंकि इनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव जो था सोबर रहना और दूसरे को सोबराइटी में रहने की मदद करना, उससे वो अपने मुख्य मुख्य मुद्दे से ये भटक गए। उनके भटकने के कारण ये सोसाइटी जो थी वो इतनी प्रॉमिसिंग थी उस टाइम पे, इनकी संख्या 20,000 से ऊपर हो गई थी एक स्टेज में, लेकिन फिर ये अपने मुख्य उद्देश्य से भटकते हुए तितर बितर। तो ये डर था, ये एक शंका थी डॉक्टर बॉब और बिल डब्ल्यू के मन में, हमारे साथ ऐसा तो नहीं हो जाएगा। हाउ कुड बी पॉसिबली हैंग टुगेदर एंड क्लिंग टू आवर न्यू लाइफ लाइन? एकजुट कैसे रहना है, एकता में कैसे? This line whose strands were woven of medicine and of religion and of our own experience. ये जो एक ठोस आधार बना था, जिसके मुख्य कर्ता थे मेडिसिन के लोग, यानी कि चिकित्सक, रिलीजन के लोग, धार्मिक लोग थे, और उनके अपने जो तजुर्बे थे अल्कोहलिक्स एनोनिमस के मेंबर्स। ये तीन चीजों ने एक बांध रखा था अल्कोहलिक्स एनोनिमस। इन तीन चीजों, क्या ये इन तीन चीजों से बंधे रह सकते थे और विस्तार कर सकते थे, या फिर वॉशिंगटोनियन ग्रुप तो वॉशिंगटोनियन ग्रुप का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था यार, कि वो हर एक चीज में घुस गए थे और मेन ऑब्जेक्टिव अपना भूल गए थे। इसीलिए बिग बुक लिखते हुए बड़े ध्यान से, अगर मैं पेज 103 पे जाऊं तो वहां पे बिटअप ने साफ लिखा है, वी आर केयरफुल नेवर टू शो इंटॉलरेंस और हेट्रेड ऑफ ड्रिंक एज एन इंस्टीट्यूशन। यही गलती करी वॉशिंगटन। उन्होंने बीड़ा पाया कि शराब पीने नहीं देंगे किसी को, यार शराब की प्रथा कोई खत्म कर देंगे, टोटल एब्स्टिनेंस फॉर द एंटायर वर्ल्ड। जाहिर सी बात है, ये करने में विरोधाभास बहुत हुआ, उनके दुश्मन बहुत बने, लोगों को बिल्कुल बात पसंद नहीं आई है। कोई अगर मॉडरेटली टेम्परेटली पी पा रहा है तो उसका हम विरोध नहीं करते हैं यार। अब एक बार पे जाके खड़े हो जाता हूँ मैं यार, ये शराब के सब बंद करो, नहीं, बिल्कुल नहीं है। ये चीज वॉशिंगटोनियन ग्रुप करनी शुरू, प्रोहिबिशन कर दो पूरी कंट्री में, किसी को शराब मत पीने दो, मैन्युफैक्चरिंग भी बंद कर दो, सेवन भी बंद कर दो, बिक्री भी। और ध्यान से बिल डब्ल्यू ने सेंटेंस जोड़ा है कि क्या केयरफुल नेवर शो इंटॉलरेंस और हेट्रेड, ऐसा चिंता नहीं दिखाऊंगा और बिल्कुल घृणा करना शुरू कर हर एक उससे आदमी से जो शराब पी रहा हो, तो ऐसा काम नहीं बनेगा, ऐसे मैं दुश्मन ही पैदा करूंगा किसी की मदद। ये गलती वॉशिंगटन ने करी। यहाँ पे एक सवाल पैदा हुआ कि हाउ कुड पॉसिबली हैंग टुगेदर एंड क्लिंग टू अ न्यू लाइफ लाइन? कुड वी कैरी द मैसेज टू द डिस्टेंट अल्कोहलिक? ज्योग्राफिकल एक चैलेंज था, यानी कि भूगोलिक रूप से देखा जाए तो शराबी पूरी दुनिया में है, और दूर दराज के शराबी, उस टाइम पे कम्युनिकेशन भी नहीं थी, आज का अपने पास कंप्यूटर्स है, ऑनलाइन मीटिंग्स है, सब कुछ है। उस टाइम पे टेलीफोन भी ठीक से आया नहीं था, ट्रैवल भी बहुत स्लो था एक जगह से तक। डिस्टेंट अल्कोहलिक कैसे हम मैसेज दे सकते हैं? हाउ कुड ग्रो रैपिडली एंड साउंडली? हमें एक हमें अच्छी गति में भी प्रगति करनी थी और उसका ठोस आधार भी चाहिए थी। ये दोनों चीजें कैसे होती? we saw that we had the grave responsibility, ये सवाल थे और एक जिम्मेदारी थी, और भारी भरकम जिम्मेदारी, ग्रेव रिस्पॉन्सिबिलिटी। फॉर्चुनेटली वी फाउंड वी हैड ग्रेट फेथ, लेकिन जिम्मेदारी के साथ एक आस्था, एक विश्वास भी। वो आस्था दैट वी कुड गो फादर, परहैप्स मच फादर, बहुत दूर तक जा सकते हैं, बहुत आगे तक बढ़ सकते हैं, ये विश्वास। But I must confess that as we sat there on that afternoon in Dr. Bob's living room, we could not see at all how these riddles might be actually be answered. इतने सारे सवाल थे, इतनी सारी चुनौतियां थी इस छोटे से कमरे में, इसके चित्र आपके सामने अभी है, इनका कोई जवाब नहीं था। ये पहेलियां ही थी इस स्टेज, ये सवाल ही थे, ये कुछ अनसर्टेनिटीज थी यार, कि इनका सामना कैसे होगा आगे जाकर, कुछ मालूम नहीं। गेट टू नाइट, लेकिन 1955 में पहुंच गया अभी तक। 18 years later, 1937 से 1955 में आते कह रहा है कि thousands of us in this vast auditorium
कैन सी एंड हेयर एंड टच वन अनदर। हजारों की संख्या में यहाँ लोग बैठे हैं जो एक दूसरे मिल सकते हैं, उनको हाथ लगा सकते हैं, छू सकते हैं, एक दूसरे के अस्तित्व का उनको एहसास है। बाउंड इन द अनब्रेकेबल किनशिप ऑफ अ कॉमन सफरिंग एंड अ कॉमन वर्ल्ड वाइड। क्या वो चीज है जो सब कुछ हो रही है? कॉमन सफरिंग, सब शराबीपन की पीड़ा से एक। दूसरा, वर्ल्ड वाइड, पूरे विश्व में, पूरे जगत इस सुधार प्रक्रिया में हम शामिल हैं, हम सब इसमें। तो हमको जोड़ने की दो चीजें हैं। एक, हम दोनों एक भयानक अल्कोहलिज्म की शराबीपन की पीड़ा से जुड़े हुए हैं। दूसरी चीज, आज हम सब मिलकर एक सुधार की, we know we know at last that Alcoholics Anonymous is safe, है। ए में रहते हुए हम सुरक्षित हैं और ए भी अब सुरक्षित है। और ये क्यों बोल रहा है कि अब एक परंपराएं जो है वो अपनी जगह पे आ गई, 1950 में लागू हो गई है, तो परंपराएं अपना काम कर रही हैं। परंपराएं कैसे उभर के आई, क्या क्या हमें झेलना पड़ा, क्या क्या हमें तजुर्बे अनुभव हुए, ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे। सेकंड लेगेसी, यूनिटी। लेकिन अभी यहाँ पे उसका एक ब्यौरा देते हुए बिल्डअप बता रहा है कि आज हम सुरक्षित हैं, परंपराएं हमारे साथ, उनका हम पालन करें। Even this great gathering is only a token representation of us all. ये सिर्फ एक छोटा सा आंकड़ा, एक टोकन है, एक छोटा सा धारण है, कितने सारे लोग हमारे पास है। Even the greatest gathering is only token representation of A's thousands of groups of about 200,000 members in 70 US possessions and 70 देशों में 2 लाख की संख्या थी। लेकिन ये संख्या जो थी ये आगे बढ़ रही थी, इसमें विस्तार हो रहा था। और इस बात का प्रमाण है कि आज संख्या 40 लाख से ऊपर है। देश जो है 70 थे, आज 140 देश से ऊपर है। तो ये सब कैसे हुआ? परंपराएं अपनी जगह पे स्थिर रही। This host we think is but the first fraction of multitudes still। ये आशा थी, ये दूरदर्शिता थी, ये संख्याएं जो हैं वो और। Would that tonight Dr. Bob stand here among us to voice all that we now feel so deep. Indeed, know him well and can almost see and hear him now. With us, we know that he is exclaiming, "What had was?" यहाँ पे अंत में डॉक्टर बॉब को याद करते हुए बिल्डअप यहाँ पे कह रहा है कि हम में से जो डॉक्टर बॉब को जानता था, उनका निधन हो चुका था 1950 में, 1955 की बात है। लेकिन यहाँ पे उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, उनको याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए बिल्डअप यहाँ पे कह रहा है, अगर वो हमारे बीच आज होते डॉक्टर बॉब, तो जो लोग उनको जानते थे, जिन्होंने मिले हुए थे, जो उनको पहचानते थे, उनसे वाकिफ थे, डॉक्टर बॉब यहाँ पे खड़े होकर ये बोलते थे, भगवान ने ये किस चीज को तराशा है, किस चीज का भगवान ने यहाँ पे निर्माण किया है। What hath God brought? Brought का मतलब है किस चीज को खूबसूरती के साथ तराशना। भगवान ने क्या तराशा है, ये क्या बनाया है, ऐसे शब्द होते डॉक्टर बॉब के यहाँ पे। आज जो लोग से परिचित थे वो आज जीवित होते, यही बोल होते, हे प्रभु, तूने किस चीज का निर्माण किया है, तूने क्या खूबसूरत संस्था तराशी है। यहाँ पे आके दोस्तों हम फर्स्ट पार्ट ऑफ 3 लेगेसीज यहाँ समाप्त करते हैं और हम कल से आगे बढ़ेंगे सेकंड लेगेसी की तरफ, जो है एकता यानी यूनिटी। तो आज का रीडिंग यही समाप्त करते हैं। थैंक यू राजकुमार। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू। बहुत बहुत बढ़िया मूवी। थर्ड लेगेसी का समापन का है, बहुत अच्छा उसमें रहा। और जैसा कि अब हम आगे चलते हैं, हमारे साथ राजेश जी हैं। और आज 2 3 आ नहीं पाए, और आज राजेश जी आज से गेस्ट आ गया है और उसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा हमें जानकारी दें। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम विदेश में शराबी हूँ। थैंक यू राजकुमार जी सर्विस के लिए, और थैंक यू अतुल जी, बहुत बढ़िया। उमेश जी देखो जी, समापन कितनी अच्छी तरह से करा दिल ने।
2-3 पन्नों में ही सारे का सारा समापन को लेके आ गया। पहला सेक्शन जो है कितने वंडरफुली, पहले ऑक्सफोर्ड ग्रुप की बात करी, फिर टी हेनरी विलियम और क्लेरेंस विलियम को करा, फिर ऑक्सफोर्ड ग्रुप के बारे में ये भी बता दिए कि कौन सी ऐसी चीजें थी, अकेले एब्सोल्यूट ही नहीं थे जिनके कारण हम जो ऑक्सफोर्ड ग्रुप पे अलग हुए। मतलब बहुत सी ऐसी चीजें हैं यार, हमारे प्रोग्राम का सार देखो कैसे शना है, जैसे किसी चीज को शान कर ले आते हैं ना, छन छन के हम लोगों के पास पहुंची है चीजें। और फिर पी हेनरी और क्लेरेंस विलियम को कितना बड़ा सम्मान दिया बिल ने, फ्रंट रैंक ऑफ ए पॉइंटर, फ्रंट रैंक। ये कौन देगा यार, कौन छोड़ देगा अपना घर, कौन दे देगा। और शराबी जाके वहां उनके कारपेट जला दे रहे सिगरेटों से, सिगरेट से सोफे फाड़ देने, बाकी चीजें होनी, वो चलता है जो अल्कोहलिक का, तो उस प्रकार से हो रहा है। कौन करेगा भैया, दूसरे दिन भगा देगा भाई। शराबी का परिवार तो झेलेगा चलो, लेकिन भाई वो एक नॉन अल्कोहलिक फैमिली क्यों झेलेगी हम लोगों को। तो है यार, बहुत बड़ा आभार है उन लोगों का। और फिर 1937, हालांकि कई जगह अक्टूबर है, कई जगह नवंबर है, बीडब्ल्यू का वापस डॉक्टर बॉब के घर जाना। और ये हैंक पी के हाथों का लिखा हुआ एक वो है डायरी, और अल्कोहलिक एनोनिमस में घूमती रहती है वो, मतलब कि वो 40 नाम, कौन कौन से वो 40 नाम थे इनके, हैंक पी के हाथों से लिखा हुआ वो नाम है, 40 नाम। और वो भैया काउंटिंग हुई तो बड़ा अजीब हुआ कि भाई साहब 40 हो गए, 40 लोग, कहाँ यार, एक आदमी दो आदमी, जब 40 हो गए। और फिर तो बातें लगी होने की 400 क्यों नहीं, 4,000 क्यों नहीं, 4 लाख क्यों नहीं, इस प्रकार से। लेकिन एक सेटबैक भी था कि एबीटी जो है, क्योंकि एबीटी के उससे चल रहा था। लेकिन अल्कोहलिक एनोनिमस का ना एक ये जो वर्ड लिखा है ना, बिगेन चेन रिएक्शन, कि भाई यहाँ ये नहीं है कि राजेश को लेकर आया, ये मैंने भी देखा, अपने बारे में भी देखा है कि कौन किसको लेकर आया। यहाँ चैन रिएक्शन आगे की तरफ को जाना चाहिए, और आगे की तरफ को बढ़ता है तभी अल्कोहलिक एनोनिमस चलता है। क्यों पिछले अगर वो स्लिप भी चल गए कर गए तो भी जो है वो ए आगे बढ़ता चला गया। और बहुत सी ऐसी चीजें हैं, हालांकि बीडब्ल्यू के माइंड में था भाई साहब, बीडब्ल्यू के माइंड में एक चीज चल रही थी कि 2 सेंटर बनाऊंगा। ट्रेडिशन में खुद उन्होंने खुद इस बात को कबूला है कि न्यूयॉर्क या अराउंड 2 सेंटर बना के पूरे विश्व को, अल्कोहलिक एनोनिमस को इस तरीके से चलाऊंगा, 2 सेंटर बना दूंगा। एक सेंटर जैसे फर्म होती है ना कि एक सेंटर हेडक्वार्टर वहां बना देंगे, उस तरीके से चलाऊंगा, माइंड में था बिल के। और बाद में 1955 के बाद की डब्ल्यू की राइटिंग में इतनी ह्यूमिलिटी है कि आदमी सोच भी नहीं सकता। 1955 के बाद का जो है, ऐसा नहीं है कि पहले में नहीं है, लेकिन बाद की मेरे को राइटिंग में कुछ अलग डिफरेंट मिलता है। जैसे डॉक्टर बॉब के जाने के बाद जो चीजें हैं वो बहुत बदली है, बिल के अंदर भी अपनी। लेकिन यार वो सेंटर नहीं भैया, किस प्रकार से इसी कन्वेंशन में एक और काम होने जा रहा है, और वो कन्वेंशन है कि इस कन्वेंशन में पूरे का पूरा अपना अपना कौन छोड़ देगा। अच्छा, जो आदमी अपने हर चीज लगाकर एक संस्था को खड़ा कर रहा है, होल्ड कैसे छोड़ देगा, ये चीज अलग करती है। बिल्कुल, यहाँ पर आकर बीडब्ल्यू को या हमारे पाइनर को, जितने भी हमारे शुरुआत के जो मेंबर थे, उन लोगों को ये लग करती है, जो कॉन्फ्रेंस के स्ट्रक्चर पे जाने की बातें हो रही है ना, कि भाई साहब ग्रुप को अल्टीमेट अथॉरिटी और फाइनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देने जा रहे हैं, एक हम दो फेज हो गया, जवान हो गए हो भैया, माँ बाप जाने वाले हैं, चले जाएंगे कल को, पूरी जिम्मेवारी तुम्हारे कंधों पे है, इसको उठाओ। ये ग्रुपों को हम मेंबरों को देके गए हैं, ये 1955 है, एक हम दो फेज, कि भैया बड़े हो गए हैं। सीखना किससे है, तो एग्जाम्पल किसका दिया जी, वंशी गोल्टन सोसाइटी का। अतुल जी ने वो वंडरफुली बताया उस चीज से कि भाई किस प्रकार से वो टेम्परेचर सोसाइटी का गठन करा। और जॉर्ज वंशी गठन से ये जो पिक्चर दिखाई थी इसमें जी ने, ये लोग बड़े प्रभावित थे यार, बना दिया। और तरीका यही था, एक बंदा दूसरे से बात कर रहा है, बंदा रिकवरी मिल रही है भाई साहब। और लगा उन्हें, बस वो धीरे धीरे पता ही नहीं लगा उन लोगों को।
अब बीडब्ल्यू ने इशारा कितना बड़ा कर दिया कि इन लोगों के पास ट्रेडिशन नहीं थी शुरुआत में ही, और हर चीज हमारे से भिन्न थी। अगर डीप जाएंगे तो भाई साहब हर ट्रेडिशन आपको ब्रेक होती हुई मिलेगी। पहले तो उन्होंने फीस और ड्यूज लगा दिए, 25 सेंट था, 25 सेंट फीस वो एंट्री रखी हुई थी और 12.5 सेंट उनकी फीस थी महीने की। इस प्रकार की फीसें रख दी, हमारी थर्ड ट्रेडिशन ब्रेक होती है। फिर उन्होंने सबसे बड़ी जो उनको जो इब्राहिम लिंकन को बुला लिया उन्होंने 1842 को, 22 फरवरी 1842 को अपनी उसमें उन्होंने ज्वाइन करने के लिए बुलाया, वो मीटिंग अटेंड करने के लिए। पहली पब्लिक मीटिंग भी इनकी जो है वो 2 लाख भाई साहब वो मेंबर, कितनी बड़ी बड़ी मीटिंग, इतनी जल्दी एकदम बढ़ना एक संस्था का और उस तरीके से करना। तो इस प्रकार से अब अपने प्लेटफॉर्म जो है वो राजनेता को देने शुरू कर दिए हमारी 10वीं आउटसाइडर इशू में। और खासकर आउटसाइडर इशू में 3 इशू पे हमें मना करा गया कि ए मेंबर होने के नाते आपने ध्यान रखना है भाई, तो राजनीति, धर्म और समाज सुधारक पर ए मेंबर होने के नाते मेरी कोई राय नहीं। और और छठी में जुड़ गए भाई साहब, ये तो अलाइड हो गए कई लोगों के साथ, कई कई मुद्दों पे बिल्कुल इनकी इनलाइटमेंट होगी, अलाइड ही हो गए कई लोगों के साथ। छठी ब्रेक होगी, प्राइमरी पर्पस हिट हुआ, मतलब वो अगर डीप जाओगे तो सारी की सारी। और 3 जो इश्यू थे वो खा गए। एक वो दास प्रथा का इश्यू उस टाइम बहुत बड़ा था, आधे पक्ष में हो गए आधे विपक्ष में हो गए, लड़ाइयां होगी। चलो ये सारी चीजें पीछे को करते हैं। ये जो लोग कह रहे थे कि 1.5 लाख लोग 1847 में जो इनका आंकड़ा था कि लगभग 1.5 लाख लोग जो है वो इनके पास रिकवर्ड है या रिकवरी में है या उनके जो ट्रीटमेंट में है, मतलब रिकवरी में जो लोग चल रहे हैं, बाकी को छोड़ देते हैं। जो 5-6 लाख इनकी संख्या बताते हैं लोग, उनको छोड़ते हैं। इनका क्या हुआ भाई, ये कहाँ गए भाई? 1847 के बाद इनका तो कोई है ही नहीं ना, नामो निशान ही नहीं है ना। इनका क्या हुआ? आज जो हम चौड़े मतलब सॉरी गर्व से आज हम बोलते हैं कि हमारी संख्या इतनी है, हम 180 कंट्री में है और 40 लाख से ऊपर के हमारी संख्या है। तो भाई साहब पता नहीं चलेगा अगर ये प्रिंसिपल नहीं हो ना, 36 प्रिंसिपल, तो पता नहीं चलेगा। ये जो इन्होंने टेरिबल एरेटिक करेक्टर है हमारा, हमें मतलब अगर हम अपना 10वां 11वां 12वां नी ना करें तो हमारे से सिरफिरा आदमी नहीं है भाई इस धरती पे, कहाँ है हमारे जैसा। हमारे अंदर कुव्वत नहीं है, बेसिकली इकट्ठे मिलकर काम करने की कुव्वत नहीं। या तो मैं लीड करूंगा या तो मैं काम बिगाड़ूंगा, या तो मेरे अंदर भगवान ने जो तत्व डाल के भेजा है कि मैं लीड करूंगा जी, पता मेरे को कुछ नहीं है किसी भी काम में। हर काम में मेरे को अड़ंगा अड़ाना है या आगे करना है। ये टेरिबल एरेटिक करेक्टर टाइप जो आदमी होते हैं ना मेरे जैसे, उस प्रकार से है। लेकिन यार उसने बोला आज दुनिया में एक किनशिप में बंधे हुए हैं, हमारी बीमारी एक है, उसका सोल्यूशन एक है, उसका तरीका एक है, उसका मेथड एक है। और ये जो एक शराबी दूसरे शराबी के ऊपर जादू करता है ना, वो है। तो अब सीधा सीधा इशारा इन्होंने, और कितनी बढ़िया तरीके से अतुल जी ने वो लास्ट सेंटेंस का जो करा ना, कि भगवान ने क्या तराशा यार एल्कोहलिक में, तो क्या बना के हम लोगों को प्रस्तुत करा है। तो ये बहुत बड़ा त्याग है भैया इन लोगों का। ये जो कितने भी किसी के हिस्ट्री पे बात कर ले हम लोग, लेकिन अगर इन लोगों का त्याग देखें तो सच में बहुत बड़ा त्याग है। और उस त्याग के कारण ही एल्कोहलिक एनोनिमस जो है, तो मैं नहीं गया भाई साहब न्यूयॉर्क, मैं बीडब्ल्यू के बनाए हुए 2 सेंटरों में नहीं गया, मेरे पास एल्कोहलिक एनोनिमस आया। सरहदें, समुंदर, पर्वत कैसे कैसे पार करके मेरे पास पहुंचा ना, उसके पीछे इस किताब का ये पहला हिस्सा जो है वो जिम्मेदार। धन्यवाद, थैंक यू। धन्यवाद जी आयुष जी, और अतुल जी का भी बहुत धन्यवाद और सोमेश जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।